हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये क्लास आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 7 का जो चैप्टर 5 है, द राइज ऑफ एम्पायर यानी साम्राज्यों का उदय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। यानी क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लासेस है। सबसे पहले जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चंस यानी बड़े प्रश्न दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके वो है, व्हाट इज एन एम्पायर यानी साम्राज्य क्या है। एन एम्पायर इज लार्ज पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्टेड ऑफ मैनी किंगडम, रीजन और पीपल रूल्ड बाय वन पावरफुल एम्परर और सेंट्रल अथॉरिटी। एम्पायर्स आर यूजुअली लार्जर और मोर डाइवर्स देन किंगडम। साम्राज्य एक बड़ा राजनीतिक क्षेत्र होता है जिसमें अनेक राज्य, क्षेत्र या विभिन्न समुदाय या शक्तिशाली सम्राट या एक केंद्रीय शासन के अधीन होते हैं। साम्राज्य सामान्यतः राज्यों की तुलना में अधिक विशाल और विविध होते हैं। आप साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन। साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ और उन्होंने भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया, शेप दिया। एम्पायर ग्रिव थ्रू स्ट्रॉन्ग रूलर्स, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड मिलिट्री पावर। दे प्रमोट पॉलिटिकल यूनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज विद ग्रेटली शेप्ड इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसे एक बार हिंदी में देखते हैं। साम्राज्यों का उदय शक्तिशाली शासकों, कुशल प्रशासन, कृषि, व्यापार और सैन्य शक्ति के कारण होता है। उन्होंने राजनीतिक एकता, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए विचारों के प्रसार को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर फैसिलिटेट टू द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर। किन कारकों ने राज्य यानी किंगडम से साम्राज्य यानी एम्पायर की ओर परिवर्तन को संभव बनाया। द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर वाज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, improved administration, a powerful army, better transport and communication, increased trade and the use of iron technology। राज्य से साम्राज्य की ओर परिवर्तन मजबूत नेतृत्व, बेहतर प्रशासन, शक्तिशाली सेना, परिवहन एवं संचार के विकास, बढ़ते व्यापार तथा लोह प्रौद्योगिकी के उपयोग का कारण संभव हो पाया है या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। What was the life like from the 6th to 2 century BCE before Christ era। छठी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जीवन कैसा था, लाइफ कैसी थी। ड्यूरिंग द पीरियड टाउन एक्सपेंडेड, ट्रेड इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर इंप्रूव्ड and powerful empires like the Mauryas emerged. New religions such as Buddhism, Jainism spread and the architecture administration developed significantly। ठीक है, इस काल में नगरों का विकास हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला, कृषि में प्रगति हुई, मौर्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इसी बीच बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ, कला, वास्तुकला और प्रशासन में भी उल्लेखनीय विकास हुआ। ठीक है, होपफुली लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की, जो आपके चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में दिए होते हैं। इसकी जो हेडिंग होती है वो होती है क्वेश्चन एंड एक्टिविटी। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फीचर ऑफ एन एम्पायर एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम, एक्सप्लेन। यानी साम्राज्य की क्या विशेषता है और एक राज्य से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो एक साम्राज्य की विशेषता की बात करते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं। एन एम्पायर इज लार्ज पॉलिटिकल यूनिट रूल्ड बाय एम्परर, इट इंक्लूड मैनी किंगडम्स और रीजन अंडर वन सेंटर अथॉरिटी। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो लार्ज टेरिटरी, पावरफुल रूलर यानी एम्परर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज आर्मी और डिफरेंट कल्चर एंड पीपल अंडर द रूल। डिफरेंस की बात करते हैं कि एम्पायर में और जो किंगडम है उस पर डिफरेंस क्या है या अंतर क्या है। तो एम्पायर की बात करते हैं, इसकी टेरिटरी बड़ी होती है, लार्ज होती है, रूल्ड बाय एन एम्परर, इंक्लूड मैनी रीजन और किंगडम, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किंगडम की बात करते हैं तो स्मॉलर टेरिटरी,
रूल बाय अ किंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन रीजन, सिंपलर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको हम एक बार हिंदी में देख लें। चलिए देखते हैं। साम्राज्य एक विशाल राजनीतिक इकाई होती है जिस पर एक सम्राट शासन करता है। इसके अंतर्गत अनेक राज्य या एक क्षेत्र या एक केंद्रीय शासन के अधीन होते हैं। साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र जो होता है वो विशाल होता है, शक्तिशाली सम्राट, सुदृढ़ प्रशासन, बड़ी सेना और अनेक संस्कृतियां और समुदाय। अगर हम डिफरेंस की बात करें साम्राज्य और राज्य में, तो विशाल क्षेत्र साम्राज्य में होता है, सम्राट शक्तिशाली होता है, सम्राट के द्वारा शासित होता है, अनेक राज्य क्षेत्र होते हैं और मजबूत केंद्रीय प्रशासन होता है। जबकि राज्य की बात करते हैं, क्षेत्र छोटा होता है, राज्य द्वारा शासित होता है, सामान्य एक ही क्षेत्र पे होता है रूल और अपेक्षाकृत सरल प्रशासन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर? राज्य साम्राज्यों से किस और परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण कारण क्या थे? द इम्पोर्टेंट फैक्टर वर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, powerful army and iron technology. Very, very important. Growth of agriculture, expansion of trade, better road and communication. These factors help kingdom expand into large empire. यानी इसके important अगर कारण की बात करते हैं तो शक्तिशाली और योग्य शासक, कुशल प्रशासन, मजबूत सेना, लौह प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का विस्तार, व्यापार में वृद्धि और इसके अलावा बेहतर सड़कें और संचार व्यवस्था। और इन कारणों से छोटे राज्य विकसित होकर बड़े साम्राज्य बने। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट किंग इन इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। व्हाई डू यू थिंक दैट इज सो? सिकंदर को विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, आपके विचार में ऐसा क्यों? तो Alexander is considered an important king because he created one of the largest empire of the ancient world through his military campaign. His conquest connected different region, promote trade, culture exchange, the spread of idea between Asia and Europe. His invention also influenced the political history of northwestern India. कहने का मतलब है सिकंदर को विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा प्राचीन विश्व के बड़े साम्राज्यों में एक की स्थापना की। उसके अभियानों से व्यापार, संस्कृति का आदान प्रदान और विचारों का प्रसार हुआ। उससे भारत के आगमन का उत्तर पश्चिम भारत के राजनीतिक इतिहास पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अर्ली इंडिया हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एंड कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, स्टेट योर रीजन। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्यों को महत्वपूर्ण माना गया, इसके क्या कारण थे बताइए? द मौर्यन आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट रूलर बिकॉज दे एस्टेब्लिश द फर्स्ट लार्ज एम्पायर इन इंडिया, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, promote trade, agriculture and infrastructure. Under Ashoka, spread the message of Dhamma, peace and non-violence, strengthen the political unity of India. मौर्य प्रशासक महत्वपूर्ण इसलिए थे, भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना की, इसके अलावा सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था विकसित किया, व्यापार, कृषि और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया। अशोक सम्राट ने धम्म, शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया और भारत की राजनीतिक एकता को मजबूत किया। ठीक है, आंसर थोड़े बड़े हैं लेकिन आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बताया ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what were the sum of Kautilya key ideas? Which one of these can you observe even today in the world around us? कौटिल्य के प्रमुख विचार क्या थे? इनमें से कौन से विचार आज भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं? कौटिल्य believed in a strong and efficient administration, well-trained security, proper tax collection, justice and law enforcement, the welfare of public. Even today, government follow many these ideas through administration, taxation, defense, law and order, and public welfare program. कौटिल्य के प्रमुख विचार की बात करते हैं तो मजबूत और कुशल प्रशासन, सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सेना, उचित कर व्यवस्था, न्याय और कानून का पालन, जन कल्याण और आज भी सरकारें प्रशासन, कर व्यवस्था, रक्षा, कानून व्यवस्था और जल कल्याण योजनाओं के माध्यम से इन सिद्धांतों का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What were the unusual thing about Ashoka and his empire? What of it has continued the influence India and why? राइट योर ओपिनियन अबाउट 250 वर्ड्स। यानी अशोका और उसके साम्राज्य में कौन सी विशेष बातें थी और असामान्य थी, उनमें से कौन सी बात आज भी भारत को प्रभावित करती है और क्यों? लगभग 250 शब्दों में आपको बताना है। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। Ashoka was one of the greatest ruler of ancient India. After the Kalinga War, he gave up the policy of conquest through war and adopted Dhamma, which emphasized peace, non-violence, after the welfare, the people, and had his message engraved on rock and pillars. Ashoka ideals continue to influence India today. The lion capital of Sarnath in India, national emblem and Ashoka Chakra is placed at the center of India national flag, an idea of religious tolerance, peace, justice and public welfare continue to inspire the value of modern India. अगर हिंदी में देखें, अशोक प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। कलिंगा युद्ध के बाद उसने युद्ध द्वारा विजय की नीति छोड़ धम्म को अपनाया, जिसमें शांति, अहिंसा, करुणा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता पर बल दिया और उसने जनता के कल्याणों के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा अपने संदेशों को शिलालेखों पर स्तंभों पर अंकित करवाया। अशोक के विचार आज भी भारत को प्रभावित करते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है तथा अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अंकित धार्मिक सहिष्णुता, शांति, न्याय, जन कल्याण, उनके आदर्श आज भी आधुनिक भारत के मूल्य को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव एडिक्ट ऑफ अशोका, do you think he was tolerant towards other religious belief and school of thought? Share your opinion in the classroom. अशोका के आपको एक शिलालेख या इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 के आगे। तो उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अन्य धर्मों विचारधाराओं के प्रति क्या अशोक सहिष्णु थे? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसको हम इसका आंसर भी देखते हैं। यस, अशोका रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट. He encouraged people to live in harmony, respect one another's people, belief and promote peace. His edicts show that he believed in religious tolerance and mutual respect. हाँ, अशोका सभी धर्मों की विचारधारा का सम्मान करते थे। यह वह लोगों को आपसी सद्भाव, एक दूसरे के साथ विश्वासों का सम्मान करने और शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे। उसके शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान का संदेश मिलता है या देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज राइटिंग सिस्टम दैट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया. ट्राई टू लर्न मोर अबाउट दिस स्क्रिप्ट. Taking help from your teacher where required, create a small project and include what you have learned about Brahmi. यानी ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत में व्यापक रूप से बहुत प्रयुक्त होने वाली लेखन प्रणाली थी। आपको अपने टीचर से हेल्प लेकर के इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट. It was widely used during the Mauryan period, especially in Ashoka time period. It was written from left to right. Many modern Indian scripts such as Devanagari, Bengali, Tamil, Kannada developed from Brahmi. It is an important source of understanding ancient Indian history. ब्राह्मी लिपि के ऊपर हम देखते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है आपकी प्राचीन भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है। इसका व्यापक उपयोग मौर्य काल विशेष तौर पे अशोक के शिलालेखों में हुआ। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ जैसी अनेक आधुनिक लिपियों में से एक मानी जाती है। उसमें से इसका विकास हुआ है और ये प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज यू हैव अ ट्रेवल फ्रॉम कौशाम्बी Kaveripatnam in 3rd century BCE. How would you undertake the journey and how long would you expect it to take with reasonable halt and the way? यदि आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी के कावेरीपट्टनम की यात्रा करनी होती तो ये यात्रा आप कैसे करते? उचित पड़ावों के साथ आपको कितना समय लगता? In 3rd century BC, I would travel mainly by bullock cart
on foot by boat wherever rivers are available. I would stop at town and trade center for food and rest. Depending on the routes and weather, the journey could take about 1 to 2 month. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम जाएंगे तो बैलगाड़ी से जाते, पैदल जाते, संभव होता नाव से यात्रा करते, और जहां पर भोजन यानी खाना खाना या आपको रेस्ट करना है वहां पर आप रुकते, नगरों के व्यापारिक केंद्र में रुकेंगे, मार्ग और मौसम के अनुसार यात्रा करेंगे तो इसमें लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया है तो इस वीडियो को दोबारा देख करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।